आया। दावा किया गया कि ये ऑडियो उस समय का है जब शहीद देवेंद्र मिश्रा और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसकी पल पल की जानकारी एसएसपी को दी जा रही थी। इस ऑडियो में निलंबित एसओ विनय तिवारी एसएसपी से बात करता सुनाई दिया। सर सीओ साहब अंदर फंसे हुए हैं, मोबाइल गाड़ी में है सर। सीओ का क्या हुआ यार, छोड़ के भागे आए तुम लोग? सर भागा नहीं हूँ सर, मैं भागा नहीं हूँ सर, मैं उसको अजय सिपाही को लेके आया था। कहाँ लगी उसको? उसको सर पेट में लगी है गोली और मंदना चौकी इंचार्ज को हाथ में लगी सर। बिहार के नालंदा का एक गांव दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी की घटना से दहल उठा। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में हुई इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। मामूली बात पर शुरू हुए इस झगड़े ने देखते ही देखते गांव को युद्ध के मैदान में बदल दिया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी दूसरे गुट के लोगों पर बंदूक से गोलियां बरसाते हुए नजर आया। भाग रे भोला। दिन दहाड़े गोलीबारी की इस घटना से दहशत मच गई। कुछ लोग तो वहां पत्थरबाजी करते हुए भी देखे गए। सामने आए एक वीडियो में एक बदमाश बंदूक में गोलियां भरते हुए भी दिखाई दिया। आरोप है कि दूसरे गुट के लोगों की तरफ से भी फायरिंग की गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तुर्की के गिरिसन प्रांत में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। इस बाढ़ में वहां 7 लोगों ने भी दम तोड़ दिया, जबकि सैलाब में बहे 9 लोगों को 24 घंटे बाद भी नहीं ढूंढा जा सका। और बाढ़ का भयानक मंजर देख लोगों की रूह कांप उठी। सामने आए एक वीडियो में सड़कों पर सैलाब का खतरनाक रूप दिखा। बाढ़ में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई दिखी। सैलाब में बहने से 7 लोगों की मौत भी हो गई। बाढ़ के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखा। 17 इमारतें कुदरत के कहर के आगे जमींदोज हो गईं, जबकि 300 से ज्यादा इमारतों को वहां भारी नुकसान पहुंचा। लोगों के घरों और दुकानों को सैलाब ने उजाड़ कर रख दिया। यही नहीं, बाढ़ में बहे लोगों की भी कोई खबर नहीं मिल पाई। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक दुकान के बाहर कुछ बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। पुलिस ने आशंका जताई कि जबरन वसूली के लिए गोलीबारी कर व्यापारी को डराने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक बदमाश दुकान के बाहर बैठे 3 लोगों पर फायरिंग करता दिखाई दिया। उसके कुछ और साथी भी वहां मौजूद दिखे, जो बाद में उसके साथ भागते नजर आए। जैसे ही गोलीबारी हुई वहां भगदड़ मच गई। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग के समय सब सुरक्षित रहे। हालांकि सफेद शर्ट पहना आदमी बाल ही बच पाया। कोरोना संकट के बीच वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहां हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु कल से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकेंगे, जिसके बाद वो कटरा से सांझी छत तक यात्रा कर सकेंगे। यही नहीं, कोरोना की वजह से हेलीकॉप्टर से अब रोजाना 250 लोग यात्रा कर सकेंगे। पहले 100 ही यात्री सफर कर पाते थे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्री 5 सितंबर तक हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिल्ली हिंसा पर बनी विधानसभा की कमेटी फेसबुक अधिकारियों को समन भेजेगी। दिल्ली हिंसा पर बनी विधानसभा की शांति और सद्भाव कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में हिंसा मामले में फेसबुक के खिलाफ मिली शिकायतों पर चर्चा हुई, जिसमें फेसबुक अधिकारियों को कमेटी के सामने पेश होने के लिए समन भेजने का फैसला लिया गया। दिल्ली हिंसा मामले में फेसबुक पर विवादास्पद पोस्ट को जानबूझकर अनदेखा करने का आरोप है। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली भी शामिल है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से काफी हथियार भी जब्त कर लिए। भारतीय हॉकी टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर अपनी सहमति दे दी। करीब 1 हफ्ते पहले उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अधिकारियों से उनके मतभेदों की खबरें भी लगातार सामने आती रहीं। दिल्ली में डेंगू के खिलाफ चल रहे बीजेपी शासित नगर निगम के अभियान पर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक छिड़काव में इस्तेमाल होने वाली दवा खरीदने में करोड़ों का घोटाला हुआ। सेम दवा भोपाल नगर पालिका ने खरीदी 2500 में और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने वो दवा खरीदी 3256 रुपए पर केजी की। जबकि बीजेपी ने दवा के नाम पर आम आदमी पार्टी पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। दिल्ली की जनता को डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया से बचाएंगे और आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की बढ़ती कमी के विरोध में स्वास्थ्य संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना से वहां 240 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। 27,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी इसकी चपेट में है। ऊपर से सुरक्षा उपकरणों की वहां भारी कमी है।
जिसका विरोध जताने के लिए जोहानिसबर्ग में नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी सर्विस के बाहर स्वास्थ्य संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने समेत जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने की अपील की। विरोध जताने के लिए प्रदर्शन में शामिल लोग नारे लिखी तख्तियों और पर्चों के साथ नाचते गाते दिखे। It's unfortunate that when those fatalities are happening, it is our own people who are affected. But if we don't demonstrate the way we are demonstrating, no one is taking us serious. प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए नजर आए, लेकिन विरोध जताने के चक्कर में प्रदर्शन कर रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। प्रदर्शन में शामिल एक आदमी तो मुखौटा लगाकर नाचता दिखा। सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारी काफी देर तक इसी तरह सड़क पर नाचते गाते रहे। विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात न बिगड़े, इसके लिए वहाँ पुलिस के जवान भी तैनात दिखे। भारी बारिश के सितम से जूझते बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल में बाढ़ के संकट ने गंभीर रूप ले लिया। वहां की झूमी नदी और शीलावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने से हालात काफी बिगड़ गए और कई गांवों ने जल समाधि ले ली। पानी के वार ने लोगों को बेबस कर दिया। घाटाल में बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। ये घाटाल के वो गांव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह शहर से टूट चुका है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। शीलावती नदी पर बने तटबंध के टूटने से रिहायशी इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। सड़कों पर नावों के चलने की नौबत आ गई। मैं इस समय स्टेट हाईवे पर हूँ और नौका विहार कर रही हूँ। ये पश्चिम मिदनापुर का घाटाल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सड़क पर भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने जान बचाने का भी संकट खड़ा हो गया। सैलाब की मार ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। हम लोग तैयार है, जो भी हालात होगा उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। मौसम विभाग ने पश्चिम मेदिनीपुर समेत बंगाल के कई जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किल और बढ़ सकती है। रिया की ड्रग्स डीलर के साथ बातचीत की चैट सामने आई है। बताया गया कि एक चैट में रिया एमडी ड्रग्स की मांग भी कर रही हैं। खबर है कि ये चैट साल 2017, 2019 और 2020 के हैं, जिनमें कई लोगों से चैट पर बातचीत हुई थी, जिसका सबूत जांच एजेंसियों को मिल चुके हैं। हालांकि रिया के वकील ने दावा किया कि रिया ने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिया और वो अपनी खून की जांच भी करवाने को तैयार है। वहीं सुशांत सिंह के पिता ने ड्रग्स डीलरों की गिरफ्तारी की मांग की है। रिया और ड्रग्स डीलर की बातचीत सामने आई है। दावा किया गया कि रिया के ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों से भी रिश्ते थे। रिया और ड्रग्स डीलर के बीच पहली चैट 8 मार्च 2017 की बताई गई। बताया गया कि रिया ने इसी दिन ड्रग्स डीलर को मैसेज किया था, जिसमें उसने लिखा, रिया लिखती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद रिया ने ड्रग्स डीलर से पूछा, तुम्हारे पास एमडी है? वहीं तीसरी चैट रिया की किसी जया शाह के साथ बताई गई। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें रिया से जया कहती हैं कि मैंने श्रुति को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती जया से कहती हैं, थैंक यू सो मच। इसके जवाब में जया कहती हैं, नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि ये मददगार होगा। यही नहीं, इसी दिन रिया और जया में फिर बातचीत होती है। चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं, चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इसके बाद की चैट मिरांडा और रिया के बीच की है। रिया और मिरांडा सुशी के ये चैट अप्रैल 2020 के हैं, जिसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के कनोशा शहर में पुलिस के अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक को गोली मारने के बाद से पूरा शहर हिंसा की आग में सुलग रहा है। लगातार दूसरी रात वहां बवाल जारी रहा और शहर में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद लोग सड़कों पर जमे नजर आए। वो पुलिस से आर या पार की लड़ाई में उलझे दिखे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस पर पटाखे छोड़ दिए और बाकी पानी की बोतलों को हथियार बनाकर पुलिस पर चलाते दिखे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा गाड़ियों पर भी निकला। सड़क किनारे खड़ी कारें फूंक दी गईं। आग की लपटों में सुलगती कुछ कारों से तो धमाकों की जोरदार आवाज भी सुनाई दी। जगह जगह तोड़फोड़ की गई। दुकानें, कारें, जो मिला वो आग बबूला लोगों के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की फायरिंग के खिलाफ लोग एक कोर्ट के बाहर इंसाफ की गुहार लगाते भी नजर आए।
गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की वजह से रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। बताया गया कि कच्छ के रेत वाले इलाके में बन्नी समुदाय के लोग रहते हैं जो 20 तरह की घास उगाते हैं। लेकिन कच्छ में जोरदार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात में लगातार बारिश हो रही, इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ बनी हुई है और फिलहाल हम कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाएंगे यहाँ पर जो कच्छ की है। कच्छ का जो ऊपरी इलाका है वहाँ पर रण में समंदर की तस्वीरें। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अमूमन पहले रेत हुआ करती थी, लेकिन इस बार बारिश चूंकि ऐसी हुई है 200% बारिश, मौसम की 200% बारिश जिसको कह रहे। 1994 में 94 में ऐसी बारिश हुई थी, उसके बाद अब जाकर इतनी बारिश हुई है और उसका असर भी देख सकते। ये बन्नी प्रदेश है, यहाँ पर बन्नी समुदाय के लोग रहते हैं जिनका पशुपालन से सीधा व्यवसाय उनका जुड़ा हुआ है और अपने मवेशियों के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बन्नी प्रदेश में पूरी तरह से जहाँ भी आप देखें केवल पानी ही पानी है। दरअसल ये रेत रहती है आमतौर पर और यहाँ पर 20 तरह की घास जो बन्नी प्रदेश जिसको ग्रासलैंड, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड के तौर पे जिसको जाना जाता है, यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हैरान कर देने वाली है। जहाँ भी नजर डालें आपको केवल पानी ही पानी दिखेगा। तो ये गुजरात में लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर देखने को मिल रहा है, न कि केवल सड़क के इस और आपको कैमरामैन पोखराज आपको दूसरी ओर भी दिखाएंगे। दोनों ओर जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखेगा। तो ये इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग जो बता रहा है उसके मुताबिक अगले 2 दिन जो खासतौर पे उत्तरी गुजरात और कच्छ में ये भारी बनकर हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, खतरे से खाली नहीं होंगे। ऐसे में पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के गुनाहगारों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस चार्जशीट में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 19 आतंकियों के नाम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठकर पुलवामा हमले की साजिश रची थी। जम्मू की स्पेशल कोर्ट के बाहर जैसे ही एनआईए की टीम पहुंची तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। फिर एक गाड़ी से एक बड़े बक्से को उतारा गया जिसमें 13,500 पन्नों की चार्जशीट रखी हुई थी। एनआईए को सौंपे जाने के बाद इस केस के पूरे उन्होंने जांच शुरू की थी और डिजिटल एविडेंस के साथ यहाँ पर आज एनआईए चार्जशीट फाइल करने के लिए पहुंची हुई है। एनआईए की चार्जशीट में शामिल कुछ आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज 18 के हाथ लगी। बताया गया कि इन सभी ने हमले के लिए गुपचुप तरीके से आतंकियों की मदद की थी। मसूद अजहर के अलावा उसके भाई रऊफ असगर का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और करीब 1.5 साल तक एनआईए ने इस केस की जांच कर आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। एनआईए की चार्जशीट में सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और उन आतंकियों की तस्वीरें और वीडियो हैं जो पुलवामा हमले में शामिल थे। एनआईए को जो सबूत मिले उनके मुताबिक पुलवामा हमले में शामिल आतंकी अमावस की रात को अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसे थे। भारतीय सीमा में घुसने का वीडियो एक मुठभेड़ में मारे जा चुके आतंकी उमर फारूक के फोन से सुरक्षा एजेंसियों को मिला था। उसके फोन से व्हाट्सएप चैट भी मिली जिसमें वो घुसपैठ के दौरान लगातार जैश के हैंडलर से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एनआईए के पास सबूत के तौर पर सीमा पर मिले आतंकियों के पैरों के निशान की तस्वीरें भी हैं। साथ ही एनआईए ने आतंकियों के पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी जुटाई है। एलएसी पर भारत के हाथों मात खाने वाला चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके लिए वो पाकिस्तान की सेना को मजबूत कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को जंगी जहाज दे रहा है जिसे चीन ने लॉन्च कर दिया है। चीन ने अपने 4 सबसे आधुनिक युद्धपोत में एक टाइप 054 AP की लॉन्चिंग कर दी है। चीन इन जंगी जहाजों को पाकिस्तान के लिए बना रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा उपकरणों को लेकर यह सहयोग ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों के साथ ही भारत का तनाव जारी है। इसके अलावा वो पाकिस्तान को पनडुब्बी और रडार भी मुहैया करवा रहा है। चीन ने समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाया है जिससे वो अपना दबदबा बना सके और अमेरिका को चुनौती भी दे सके। चीन अभी पाकिस्तान के लिए 8 पनडुब्बी तैयार कर रहा है। यही नहीं, चीन पाकिस्तान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल देगा। अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने बम बरसाने वाले अपने एक नए विमान का प्रदर्शन किया। ये विमान रूस के पुराने Tu-95 विमान में बदलाव करके ही बनाया गया, जिसकी पहली उड़ान का एक वीडियो जारी किया गया।
वीडियो में ये भारी भरकम विमान एक फौजी हवाई अड्डे से उड़ान भरता नजर आया। सिग्नल मिलते ही विमान के इंजन चालू हो गए और इसमें लगे पंखों ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया। रनवे पर थोड़ी देर दौड़ने के बाद विमान ने उड़ान भर ली। करीब 2.5 घंटे की उड़ान के बाद यह खतरनाक विमान हवाई अड्डे पर दोबारा लौट आया। दावा किया गया कि यह विमान पुराने विमान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन के इलाके में बम और मिसाइलें दाग सकता है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई की जांच ने और तेजी पकड़ ली है। सीबीआई ने सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से 10 घंटे तक पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी लंबी पूछताछ की। यही नहीं, सीबीआई ने मुंबई में डीआरडीओ की गेस्ट हाउस में कुक नीरज, रजत मेवाती और नौकर केशव से भी कई घंटों तक पूछताछ की। खबरें हैं कि कांग्रेस में 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी पर घमासान बढ़ता जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने कांग्रेस की सलाहकार समिति में उन्हें शामिल करने की मांग की है। ये समिति पार्टी में होने वाले बड़े फैसलों पर संगठन चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। यही नहीं, खबरें हैं कि कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने आगे भी इस पर विचार विमर्श जारी रखने का फैसला किया है और बताया जा रहा है कि ये सभी नेता सोनिया गांधी के सामने फिर से अपनी मांगों को उठा सकते हैं। एक दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के 23 नेताओं की तरफ से लिखी गई चिट्ठी का मुद्दा छाया रहा था, जिसमें नेतृत्व से जुड़े सुझाव और संगठन में बदलाव की मांग की गई थी, जिस पर दिग्विजय सिंह ने भी नाराजगी जताई। चर्चा करने के लिए हमारे संविधान में, कांग्रेस संविधान में है कि वर्किंग कमेटी में कोई भी वर्किंग कमेटी मेंबर कोई चर्चा कराना चाहता है तो उसके इशू बता दे, चर्चा हो जाती है। चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी? सांसद के स्वागत में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की। यूपी के कन्नौज में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बनाए गए सांसद सुब्रत पाठक के स्वागत में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। यूपी के सहारनपुर में रेप पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ इंसाफ की गुहार लगाती हुई एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। राजस्थान के नागौर में पत्नी के भाग जाने के बाद एक आदमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे कई घंटों के बाद नीचे उतारा गया। बिहार के अररिया में पुल टूटने की वजह से ट्रैक्टर और ऑटो समेत करीब 20 लोग नदी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। यूपी के बाराबंकी में ताजिया रोके जाने से खफा लोगों ने पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। झारखंड के चक्रधरपुर में देसी बम फटने से एक मजदूर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया। गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई। क्योंकि आईसीयू में गंभीर मरीजों का इलाज होता है, इसलिए वहां अफरा तफरी फैल गई। और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के आईसीयू से आग की लपटों के साथ ही हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हालांकि कुछ ही देर में दमकल विभाग के कई लोग आग बुझाने में जुट गए, जिनकी मदद वहां मौजूद लोग और अस्पताल के कर्मचारी भी करते दिखे। इस बीच अस्पताल में काम करने वालों ने मरीजों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और एक एक कर आईसीयू में भर्ती सभी मरीज निकाले जाने लगे। आग पर काबू पाने के दौरान दमकल विभाग के कुछ लोग बुरी तरह धुएं की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और उन्हें इलाज के लिए ले जाना पड़ा। देश के कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ओडिशा, बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मेक्सिको में कोरोना संकट के बीच कुश्ती के मुकाबले एक बार फिर शुरू कर दिए गए। फ्री स्टाइल कुश्ती वहां का मशहूर खेल, लेकिन कोरोना की वजह से उनके आयोजन पर पाबंदी थी। ऐसे में आयोजकों ने एक नया रास्ता निकाला और बंद स्टेडियम के बजाय खुले में कुश्ती के मुकाबले कराने का फैसला किया। राजधानी मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में बनाए गए एक रिंग में कुछ पहलवान दांव पेच दिखाते नजर आए। नाव पर सवार कुछ पहलवान तो लड़ते हुए पानी में गिर पड़े। दर्शकों को स्टेडियम जैसे मुकाबले देखने को मिले, इसकी भी पूरी कोशिश की गई। वहां आने वाले दर्शकों के लिए कुश्ती देखने के साथ सैर सपाटे और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। इस दौरान वहां कोरोना से बचाव का ध्यान भी रखा गया। रिंग में अच्छी तरह दवा छिड़कने के बाद ही मुकाबले शुरू किए गए। मुंबई के वर्ली इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी की 10वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दी।
आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसे दमकल की 6 गाड़ियों ने बुझाया। तो मुंबई के वर्ली में ये आग लगी और इसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकी। बताया गया कि वहां कई छोटी नदियों का पानी ताप्ती नदी में मिलने से वो उफान पर आ गई, जिससे वहां बाढ़ के हालात बन गए। और इन हालात से निपटने के लिए प्रशासन की टीमों के अलावा एनडीआरएफ की कई टीमों को भी लगाया गया। पानी ने वहां सैकड़ों मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और कई लोग कमर तक पानी में डूबकर रास्ते पार करते नजर आए। सूरत के कुछ रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा नजर आया। उन इलाकों में फंसे लोगों को नावों की मदद से बाहर निकाला गया। कुछ जगहों पर इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियों की केवल छतें ही नजर आईं। आगे 10 से 12 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को रेस्क्यू करके नगर निगम की बोटें लोगों को बाहर लाने का काम कर रही है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एनडीआरएफ की टीम एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू करती भी दिखी। बचाव दल ने महिला को उसके घर से पास के अस्पताल तक पहुंचाया। बताया गया कि बीते 10 दिनों में ये दूसरी बार है जब ताप्ती नदी के उफान पर आने से सूरत के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन ने पाकिस्तान को कॉम्बैट ड्रोन दिया है। कॉम्बैट ड्रोन निगरानी के साथ साथ दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकता है। खबर है कि हाल ही में पाकिस्तान के 10 लोगों की एक टीम ने चीन का दौरा किया था। खबर यह भी है कि कॉम्बैट ड्रोन CH-4 UCAV अमेरिका के MQ-9 UCAV की कॉपी है, क्योंकि चीन के पास खुद की कोई तकनीक नहीं है और वो चोरी की तकनीक को अपने नाम देकर हथियारों को लॉन्च कर देता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान सरकार और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां की नीलम और झेलम नदी पर चीन की मदद से बनाए जा रहे बांध के खिलाफ इन लोगों का गुस्सा फूटा और गुस्साए लोगों ने हाथों में मशाल लेकर रात के वक्त मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में कई बच्चे भी शामिल रहे, जिन्होंने पाकिस्तान सरकार से तुरंत नीलम और झेलम नदी पर बनाए जा रहे बांध के काम को रोकने की मांग की। रात के वक्त सैकड़ों की भीड़ मुजफ्फराबाद की सड़कों से गुजरी और हाथों में मशाल लिए लोगों ने ऊंची आवाज में नारेबाजी कर चीन को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द दोनों नदियों पर बांध बनाने का काम नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की सरकार को मुजफ्फराबाद के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के देवास में 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने फौरन ही बचाव का काम शुरू किया और मलबे में फंसे 9 लोगों को बाहर निकाल लिया। 3 लोगों को अभी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। बताया गया कि इमारत की नींव कच्ची होने की वजह से हादसा हुआ और मकान पल भर में जमींदोज हो गया। निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद है। एक ये लाल गेट के सामने जो इमारत है, ये 3 मंजिला इमारत थी जो गिरी है और 9 लोगों को अभी निकाल करके उसने जिला अस्पताल में भेज दिया है। सभी की हालत स्टेबल है, कोई भी खतरे में नहीं है। एक पेशेंट को हमने इंदौर भी रेफर किया है। पूरी हमारी नगर निगम की टीम, पुलिस बल और जो हमारा SDRF है वो लगा हुआ है और क्योंकि मंजिल 3 मंजिला मकान और नीचे तक है, इसलिए संभल करके उसको निकाला जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार सरकार के फैसले के बाद खुल गए। केजरीवाल सरकार ने शुरुआत में 30 अगस्त तक ही साप्ताहिक बाजारों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन ये बाजार आगे खुलेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कुछ साफ नहीं है। हालांकि दिल्ली के दिलशाद गार्डन में लगने वाले मंगलवार बाजार में सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां दिखी। सड़क किनारे बाजार लग सके और कोरोना से बचाव के नियमों का भी पालन हो सके, इसके लिए तय दूरी पर पीले रंग से निशान बने नजर आए। ये इस तरीके से मार्किंग की गई है और ये मार्किंग इसलिए की गई है ताकि जो दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें लगाएंगे वो एक निश्चित दूरी पर ही दुकान लगाएंगे। दिलशाद गार्डन में कई महीने बाद मंगलवार बाजार तो लगा, लेकिन कोरोना के डर से बाजार में वैसी भीड़ नहीं दिखी जैसी मार्च से पहले रहती थी। कोई ग्राहक आया? अभी तो कोई भी नहीं आया, आप भी खड़े हुए देख रहे हैं, कोई पब्लिक ही नहीं है इसमें बाजार में। सरकार की दलील है कि अगर साप्ताहिक बाजारों को खोलने का पहला चरण कामयाब रहा तो ही वो आगे इस पर विचार करेगी। गुजरात में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। भुज में भी बाढ़ के हालात हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव में बाढ़ ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेगिस्तान अब
समंदर बन चुका है। आसपास इलाकों में जहां भी देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर आ चुके हैं, क्योंकि कई जगह बारिश होने के बाद कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रही है। हुआ कि फिर यहाँ से जाना पड़ा, अगर ये था तो आपके पास क्या हुआ था उस दिन आपको? सर बारिश बहुत था परसों, इसलिए रास्ता है नहीं, सड़क, इसीलिए हमको जाना पड़ा। तो कितने हैं घर यहाँ पर गांव में? गांव में घर तो 150-200 के करीब होगी, तो तकरीबन 400 के आसपास बस्ती है। बिल्कुल। 400 तो के आसपास सब लोग को कहाँ जाना पड़ा? फड़को गाँव। तो वहाँ पर अब खाना पीना सब मिल रहा है वहाँ पे? हाँ जी, हम खुद ही बना रहे हैं। तो ये आसपास के सारे गाँव को जाना पड़ा बाढ़ के चलते? नहीं, ये जो पानी में आते हैं ना, यहाँ से डैम आता है ओइडा, उसका पानी आता है ना, इसीलिए जिस गांव में पानी हर बार होता है ये स्थिति? सर ये हर बार होता है, जब बहुत बारिश पड़ता है ना तब ये हर बार होता है। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में बोट टूरिज्म की शुरुआत हो गई। नहरों के लिए मशहूर वहां के एक शहर सोचिमिल्को में बोट टूरिज्म को फिर शुरू कर दिया गया, जिसके बाद सैलानियों के आने से वो एक बार फिर से गुलजार हो गया। नहरों के बीच तैरती रंग बिरंगी नावें सैलानियों के स्वागत के लिए बेताब दिखी। हालांकि वहां आम दिनों के मुकाबले काफी कम पर्यटक ही दिखाई दिए, लेकिन महीनों बाद काम धंधा शुरू होने से वहां काम करने वाले लोग खुश नजर आए। Yo creo que todos tenemos la obligación de cuidarnos y ser conscientes de que ya हालांकि कोरोना के खतरे के बीच बोट टूरिज्म शुरू करने पर वहां कई तरह के एहतियात भी बरते गए। वहां की एक तस्वीर में एक आदमी नावों की सभी सतहों पर केमिकल का छिड़काव करता दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग नाव पर रखी मेजों और कुर्सियों की साफ सफाई में जुटे नजर आए। यूपी के कानपुर में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मामले को शांत करवाया। बताया गया कि कोरोना की वजह से धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक है, इसके बावजूद कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और लोगों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के सामने इस कदर घुटने टेक दिए कि पाकिस्तान का पूरा कारोबार चीन की कंपनियों को सुपुर्द करने की तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान ने चीन के उद्योगपतियों और कारोबारियों को पाकिस्तान में अपने दफ्तर खोलने का न्योता दिया है। चीन की कंपनियों को यह पेशकश इमरान खान ने चीन के 10 कारोबारियों के एक समूह से इस्लामाबाद में हुई बातचीत में की। जिन कंपनियों को न्योता दिया गया है उनमें एनर्जी, कम्युनिकेशंस, कृषि, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें चीन की कंपनियों का दखल बढ़ते ही पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चीन की मुट्ठी में बंद हो सकती है। हालांकि इमरान खान के मुताबिक चीन के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पलवल में खेत से चौथी क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के झांसी में दुकानदार से पैसे छीनकर भाग रहे लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। राजस्थान के जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इजराइल में पहली बार फ्लोटिंग सिनेमा यानी लोगों को बंद सिनेमा हॉल की जगह पानी में नावों पर बैठकर फिल्में देखने की शुरुआत हुई। कोरोना की वजह से पूरे इजराइल में सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं। ऐसे में वहां तेल अवीव शहर में लोगों का मनोरंजन करने का यह तरीका निकाला गया, जिसके लिए घर में रह रहकर ऊब चुके लोगों के लिए खुले आसमान के नीचे एक झील के किनारे बड़ी स्क्रीन पर फिल्म चलाई गई और बच्चे और बड़े सभी नावों पर बैठे बैठे ही उसे देखते नजर आए। साथ ही लोगों ने नाव चलाकर बोटिंग का मजा भी ले लिया। इस तरह लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रही, क्योंकि हर परिवार के लोग अपनी अपनी नाव में ही बैठे रहे, दूसरी नावों में सवार लोगों के करीब नहीं गए और लगे हाथ उन्हें फिल्म देखने का मौका भी मिल गया। बताया गया कि ये फ्लोटिंग सिनेमा अगस्त तक हर शाम चलेगा, जिसमें हर शो में 70 नावों पर करीब 200 लोग फिल्म देख पाएंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग ताप्ती नदी पर बने झरने पर जानलेवा लापरवाही दिखा रहे हैं। वो तेज गिरते पानी के बीच से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जा रहे हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही इन लोगों की जान ले सकती है, क्योंकि झरने का गिरता पानी काफी तेजी से बह रहा है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में कुछ कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने एक थाने का घेराव किया। इससे पहले पुलिस के खिलाफ इलाके में रैली भी निकाली गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता करणदीघी पुलिस स्टेशन के बाहर जुटे, लेकिन पुलिस बल वहां पहले से मौजूद दिखा। इन लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए वहां बैरिकेडिंग की गई। ऐसे में गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को हटाने के लिए अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ये कार्यकर्ता लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं में कुछ हाथों में धनुष तो कई प्रदर्शनकारी बीजेपी के झंडे लिए दिखे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उनकी मांग का विरोध शिवसेना भी नहीं करेगी, क्योंकि राज्य में मराठा आरक्षण की बात हो रही है। ऐसे में उनकी मांग को कांग्रेस और एनसीपी आगे लेकर जाए। जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी का आघाड़ी सरकार था, तब मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी 5% आरक्षण देने का तय हो गया था। सरकार बीजेपी की आई, बीजेपी के 5 साल के सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी मराठा आरक्षण के बारे में बहुत कुछ चर्चा चालू है, लेकिन उसमें मुस्लिम आरक्षण की बात कोई भी उठाता नहीं। ये बड़ी गंभीर बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। कांग्रेस और एनसीपी उसमें है, उन्होंने ये बोलना चाहिए। शिवसेना का विरोध उसमें होने का जरूर सवाल नहीं आता। और मुस्लिम पिछड़ा हुआ ये सबको मालूम है। शिक्षा में तो मुस्लिम बहुत ही पिछड़ा है। 5% मुस्लिम बच्चे मदरसा में जाते हैं। कोरोना की वजह से राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार पर नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने का दबाव बढ़ा दिया और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई का विरोध किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और ये परीक्षाएं टालने की अपील की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी छात्रों की सेहत का हवाला देते हुए यही मांग की। कांग्रेस समेत कई दूसरी विपक्षी पार्टियां भी ये मांग कर चुकी। ये परीक्षाएं होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है और सुप्रीम कोर्ट ने जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की बढ़ती कमी के विरोध में स्वास्थ्य संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना से वहां 240 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। 27,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी इसकी चपेट में हैं। ऊपर से सुरक्षा उपकरणों की वहां पर भारी कमी है, जिसका विरोध जताने के लिए जोहान्सबर्ग में नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी सर्विस के बाहर स्वास्थ्य संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने समेत जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने की अपील की। विरोध जताने के लिए प्रदर्शन में शामिल लोग नारे लिखी तख्तियों और पर्चों के साथ नाचते गाते दिखे। It's unfortunate that when those fatalities are happening, it is our own people who are affected. But if we don't demonstrate the way we are demonstrating, no one is taking us serious. प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए नजर आए, लेकिन विरोध जताने के चक्कर में प्रदर्शन कर रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। प्रदर्शन में शामिल एक आदमी तो मुखौटा लगाकर नाचता दिखा। सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारी काफी देर तक इसी तरह सड़क पर नाचते गाते रहे। विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात न बिगड़े, इसके लिए वहाँ पुलिस के जवान भी तैनात दिखे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गिरी इमारत से जिंदगी ढूंढने का काम अब भी जारी है। इमारत के गिरने के 20 घंटे बाद एक 4 साल के बच्चे को एनडीआरएफ की टीम ने जिंदा बाहर निकाला। और हैरानी की बात यह कि 14 घंटे से मलबे के नीचे दबे बच्चे को एक भी चोट नहीं आई थी। एनडीआरएफ की टीम को जैसे ही बच्चे की मौजूदगी का पता चला, सावधानी से बड़े बड़े पिलर हटाकर डरे सहमे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ढूंढ रहा है अपने परिजनों को, क्योंकि वही तो लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, थोड़ा सा कम 20 घंटे हो गए। बच्चा अकेला बैठा है, भूखा प्यासा होगा, तो बिल्कुल भौचक्का सा चेहरे पे एक्सप्रेशन है। एहतियातन बच्चे को अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन इमारत के मलबे के नीचे अभी तक कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूँ। सामने इमारत का मलबा है और जो जानकारी मिल रही है कि इसी मलबे के नीचे 25 से 26 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रायगढ़ के महाड इलाके में बनी ये इमारत महज 7 साल पुरानी थी। 5 मंजिला इमारत में 60 से ज्यादा परिवार रह रहे थे, लेकिन बारिश के बाद इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। शाम से ही एनडीआरएफ ने खोजी कुत्तों की मदद से बचाव अभियान शुरू कर दिया। खोजी कुत्तों की मदद इसलिए ली गई ताकि मलबे में दबे लोगों की लोकेशन पता लगाई जा सके। दिन भर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ मलबा हटाने का काम चलता रहा। माना जा रहा है कि इमारत को बनाने में खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया। हालांकि सरकार ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए।
और बिल्डर समेत 5 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। राज्य सरकार में मदद व पुनर्वसन मंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। अगर 5 मंजिला इमारत 6-7 साल के अंदर में पूरी कोलैप्स होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी 100 है। सरकार के 2 मंत्री घटना की जगह पर भी पहुंचे। बचाव ऑपरेशन में लगे अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने दोहराया कि हादसा घटिया निर्माण की वजह से हुआ। गलत तरीके से काम किया था, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है और इसलिए ये बिल्डिंग 7-8 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, फिर भी वो गिर चुकी है। बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हादसे में बच गए, वो मलबे में बदल चुके अपने ही घरों को टकटकी लगाए देखते रहे। जिनके अपनों की तलाश जारी है, वो रोते बिलखते हुए भी दिखे। दावा किया जा रहा है कि जिस जगह ये इमारत बनी वो नदी के पास का डूब क्षेत्र है, जहां नियमों के मुताबिक इस तरह की इमारत बनाई नहीं जा सकती। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शिक्षक भी शामिल हो गए। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ पिछले कई दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शिक्षक भी कूद पड़े। राजधानी मिन्स्क में तो सैकड़ों की संख्या में टीचरों ने सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ ताली बजाकर प्रदर्शन किया और उनसे फौरन इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग राष्ट्रपति के खिलाफ लिखे नारों की बैनर और पोस्टर भी लिए नजर आए। कोरोना से बचने के लिए कुछ लोग मास्क तो लगाए दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत तक नहीं समझी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में शहर की सड़क के किनारे कई टीचर राष्ट्रपति का विरोध करते दिखे। इस बीच सड़क से सेना की गाड़ियां भी गुजरती दिखी। विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात न बिगड़े, इसके लिए थोड़ी दूरी पर पुलिस की कई गाड़ियां भी खड़ी दिखाई दी। LAC पर चीन से तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में खास तरह का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रूस में बना ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी घातक है और किसी जवान के कंधे पर रखकर इससे मिसाइल दागी जा सकती है। यानी अगर लद्दाख में चीन का कोई विमान या हेलीकॉप्टर भारत की हवाई सीमा में घुसा तो वहां तैनात जवान तुरंत उसे मिसाइल से उड़ा सकते हैं। बताया गया कि लद्दाख की ऊंची चोटियों पर इस तरह मिसाइल दागने वाली कुछ टुकड़ियां तैनात की गई। अस्पताल के ICU में आग लगने से हड़कंप मच गया। गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल की ICU में आग लग गई, जिसके बाद खिड़की तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर की रियासी में जमीन खिसकने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के पोड़ाहाट में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के लगाए एक बम को नाकाम कर दिया। बकाया GST और नीट परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेना के एक कैंप के पास जोरदार धमाका हुआ। इस आतंकी घटना में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 41 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सेना के कैंप के पास हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। धमाके की वजह से कई मकान तो मलबे में तब्दील हो गए, जबकि कुछ मकान खंडर में बदल गए। घटना के बाद वहां से आई एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीन से मकान का मलबा हटाने का काम होता दिखाई दिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में धमाके की वजह से जमींदोज हुए मकान से कुछ लोग निकलते दिखे। एक मकान ऐसा भी दिखा जिसके ऊपर की छत ही धमाके की वजह से उड़ गई। इस आतंकी हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें कुछ बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। आज की ताजा खबर में इतना ही।